ठीक है, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। अब लास्ट क्लास में हमने जो चीजें पढ़ी थी वो आप लोगों ने रिवाइज कर ली थी। हर क्लास में जब आप आया करो तो पिछली चीजों को पढ़ करके रिवाइज करके आया करो, ताकि आगे की चीजें समझने में आपको दिक्कत या किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो चलिए अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनेगा, आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और जनरली इस टॉपिक से तो सवाल कई बार ही बना है। पुराने पेपरों को आप उठाएंगे तो इसमें से एक सवाल है, एक क्वेश्चन, एक डेरिवेशन है जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है। तो देखिएगा जरा क्या है वो टॉपिक। हम शुरू करते हैं उससे पहले पिछली क्लास का छोटा सा एक जरा सा रिवीजन, एक छोटी सी बात बता दूं। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं, किसी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको किसी भी एक पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। आप इस फॉर्मूले की मदद से किसी पॉइंट चार्ज से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब आप यहाँ चार्ज रखिए, यहाँ डिस्टेंस रखिए और ε0 की वैल्यू रखिए, इस पूरे को सॉल्व कीजिए, आपको उससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। आज की क्लास में भी मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकालना सिखाऊंगा, लेकिन आज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे वो एक पॉइंट चार्ज से नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे एक अलग तरह के सिस्टम से, जिसे हम लोग एक नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि आज हम ये सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आखिर कैसे निकाली जाती है। ध्यान से सुनिएगा जरा इस बात को। किस तरीके से निकाली जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल से, वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इसे हम सिंपली डाइपोल भी कहते हैं। थोड़ा बहुत हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये चीजें क्या होती है, उसके बाद इनसे फील्ड कैसे निकाली जाती है मैं वो समझाऊंगा आप लोगों को। तो सुनिए, आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए शुरुआत करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल आखिर क्या होता है। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सुनिए क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिजिकली जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना है अभी आगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसके ऊपर बेस्ड। ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ दो ही पॉइंट चार्जेस होते हैं और दोनों के दोनों पॉइंट चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं। इस तरह के सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम of two equal and opposite point charges separated through a small distance. This system of charge is called, but that is called electric dipole. जैसे सुनिए ध्यान से, मान लीजिए आप लोगों के पास इस जगह पर एक चार्ज है, सपोज कर लेते हैं ये -q चार्ज है और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा चार्ज रखा है, वो कैसा है +q। जितना ये माइनस का q है उतना ही ये क्या है +q, यानी कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन जो है वो मैंने कितना लिख दिया, दैट इज 2a। तो कहा जाता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं और वो कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। ये डिस्टेंस हम 2a रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। दैट्स इट। अब सुनिए, डिस्टेंस जो है इसे हम जानबूझ करके 2a लिया जाता है। वो हम जानबूझ करके 2a इसलिए लेते हैं क्योंकि आगे चल के ना हम इसी सिस्टम की मदद से ना इसी सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे ना, उस फॉर्मूले में हमें इस पूरे के पूरे डाइपोल का ये जो डिस्टेंस है 2a, इसके आधे डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। और इसका अगर आप पूरा डिस्टेंस 2a लेंगे तो आधा डिस्टेंस क्या हो जाएगा a। इससे फॉर्मूला आसान दिखेगा। अगर कोई इसके पूरे डिस्टेंस को a ले लेता है तो इसका आधा डिस्टेंस हो जाएगा a/2, जिसकी वजह से फॉर्मूला जरा सा हल्का सा प्रॉब्लमेटिक देखेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नजर आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम इस चीज के लिए क्या करते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लेकर के चलते हैं, कितना, दैट इज 2a लेकर के चलते हैं। तो इसलिए हम इसका डिस्टेंस 2a लेते हैं और इसी सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लीजिए पॉइंट कौन सा है a, ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा है p।
इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है ना, इस लाइन को कहा जाता है एक्सिस। और ये जो एक्सिस है ये डाइपोल की है, इसलिए कई लोग इसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ द डाइपोल, या काफी जने इसे ये भी बोलते हैं डाइपोल एक्सिस। इसका मतलब ये कह सकते हैं द लाइन जॉइनिंग द नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द डाइपोल। और ये जो डाइपोल की एक्सिस है, इसका जो मिड पॉइंट होता है, बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट, उसको मैं O से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस पॉइंट इज कॉल्ड, this is called midpoint of the dipole, that is called center of the dipole। तो यहाँ पर से हम center of the dipole या midpoint of the dipole बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, मान लो अगर कोई आपसे एक आए कि भाई डाइपोल से ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो कुछ डिस्टेंस पर, तो आप बोलोगे डाइपोल से कितनी दूरी पर, 5 मीटर दूरी पर फील्ड निकालो। तो वो 5 मीटर का डिस्टेंस आप कहां से नापेंगे, इसके सेंटर से। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द डाइपोल। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। जो भी डिस्टेंसेस आपको दिए जाएंगे वो अंडरस्टूड होगा हमेशा कहां से नाप के दिए जाएंगे, सेंटर ऑफ द डाइपोल से। तो इसे कहा जाता है डाइपोल। अब जरा ना इसके बारे में हम प्रैक्टिकली बात समझ लेते हैं, ये है क्या चीज। एक्चुअल में मैं अभी इसकी मदद से ना फील्ड निकालना सिखाऊंगा। देखिए, आप लोगों ने पिछली क्लास में ना पॉइंट चार्ज से फील्ड निकालना सीख लिया। फॉर्मूला क्या था मैंने अभी भी लिख दिया। अब आपको इस सिस्टम से फील्ड निकालनी है। सवाल ये आता है आखिर ये सिस्टम है क्या और इससे हम फील्ड निकाल के करेंगे क्या। इसकी चीजें ना हमें धीरे धीरे और अच्छे से पता चलेंगी। फिलहाल ना साइंटिस्टों ने ये देखा हमारे आसपास कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर ना दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं। उन्होंने उन्हीं चीजों को ढूंढा और उन्हीं को क्या बोला, डाइपोल। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आप एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं H2O, ये एक डाइपोल है। आप सभी को पता है H पे पॉजिटिव चार्ज होता है और O पे क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेटेड है। अगर आप इसको देखेंगे इस मॉलिक्यूल को, तो आप इसके अंदर ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इसके अंदर पॉजिटिव और जो नेगेटिव है वो कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। इसका मतलब H2O जो है ना, वो एक एग्जाम्पल है किस चीज का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इतना ही नहीं, अगर मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ HCl, तो इसमें भी H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये भी एक डाइपोल का एग्जांपल है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो NaCl, ये भी किसका एग्जांपल है, एक डाइपोल का एग्जांपल है। इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। इसका मतलब ये सबके सब डाइपोल है। साइंटिस्टों ने ये सोचा कि हमें ना अगर इनसे फील्ड निकालनी है तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, इसको उठा करके इसका अलग से कंसेप्ट बना के पूरे का पूरा टॉपिक ही बना देते हैं। अब इससे फील्ड निकालने का एक फॉर्मूला अगर आपके पास पता चल गया और आपको पता लग गया कि इसका फॉर्मूला ये होता है फील्ड निकालने का, तो आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो आप पहले चेक कर लो कहीं वो डाइपोल तो नहीं है। अगर वो डाइपोल हुआ तो डाइपोल वाला फॉर्मूला लगाना, अगर वो पॉइंट चार्ज हुआ तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाना, अगर वो इनके अलावा कुछ और हुआ तो जो कुछ भी हो सकता है हम धीरे धीरे और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, किन किन चीजों की फील्ड कैसे कैसे निकाली जाती है। तो ये एक एग्जांपल हो गया किसका, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल के। अब सुनिए इसके आगे की बात। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद ना हमें एक टर्म पढ़नी है जो इस डाइपोल से रिलेटेड है और उस टर्म को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। इसे जरा ध्यान से समझिएगा। दिस इज डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट किसे कहा जाता है। देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कहते हैं कि डाइपोल मोमेंट ना स्ट्रेंथ के बारे में बताता है किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। यानी कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। कहा जाता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसको ना हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक पी लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, दैट इज Q इंटू में 2a। बस आप चार्ज को इनके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो टर्म आप लोगों को नजर आ रही है P, इसी को क्या कहा जाता है, डाइपोल मोमेंट। अगर कोई आपसे बोले कि इसे डिफाइन करो तो आप सिंपल वे में बोल सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर ऑफ द चार्ज, कोई सा भी एक चार्ज, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप लोगों को ये पढ़ाया जाता था ना कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। बिल्कुल उसके जैसा ही ये टर्म भी है। एक्चुअल में ये टर्म हमने बनाई ही क्यों, ये टर्म हमने इसलिए बनाई क्योंकि ना जब हम इसके फील्ड की डेरिवेशन करेंगे, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब कैलकुलेट करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन में ना हमें Q इंटू 2a नजर आता है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो Q है ये इस डाइपोल की प्रॉपर्टी है, इस डाइपोल के पास ही तो चार्ज है, और ये जो 2a है वो इन्हीं डाइपोल के चार्जेस के बीच का क्या है, डिस्टेंस।
तो हमने बोला है ये फील्ड के अंदर ये दोनों टर्म आ रही हैं जो इस डाइपोल से रिलेटेड है, क्यों ना हम इन दोनों की प्रोडक्ट को एक नाम दे दें और उसी नाम को हमने क्या लिख दिया, डाइपोल मोमेंट, और इसको किससे रिप्रेजेंट करने लग गए, पी से। कहा जाता है कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ध्यान से समझिएगा मेरी इस बात को। तो हमने बोला P इज इक्वल टू क्या है, Q इंटू में 2 इंटू ए। अब मैंने कहा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। अब मैंने यहाँ वेक्टर डाल दिया और इस 2a के ऊपर भी वेक्टर डाल दिया। अब ये जो 2a है ना, ये अब डिस्टेंस नहीं है, जब मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो अब ये बन गया डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर आप चाहे तो इसे बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ना ये है इसकी वेक्टर फॉर्म, यानी कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर है तो इसकी अपनी खुद की डायरेक्शन है, और अगर इसकी अपनी खुद की डायरेक्शन है तो वो डायरेक्शन क्या है, किस तरफ है। तो याद रखिएगा, कन्वेंशनली हम जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन लेते हैं ना, वो ऑलवेज नेगेटिव चार्ज से कहाँ की तरफ लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। कन्वेंशनली मतलब बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी रीजन के, बस अपने मन से डिसाइड कर लिया कि हम लोग डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन लेंगे वो ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज लेंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा, केमिस्ट्री के अंदर इसी डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन ली जाती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ली जाती है, मगर फिजिक्स के अंदर जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब मैं आपको समझाता हूं इस बात को कि यार अगर हमें कोई किसी चीज की डायरेक्शन बताता है तो उस डायरेक्शन का एक मतलब होता है, एक सेंस होता है। क्या मतलब है, मान लो मैंने कहा कि मैंने एक बॉडी के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो भी इस डायरेक्शन में, तो आपको ना ये बात समझ में आती है कि अच्छा 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन का मतलब है कि कोई ना किसी बॉडी को ढकेल करके इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो डायरेक्शन का एक सेंस समझ में आता है कि कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस डायरेक्शन का क्या सेंस है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है। मैं आपको समझाता हूं भाई, इसका वैसा कोई सेंस नहीं है जैसा सेंस आप फोर्स की डायरेक्शन में समझते हो, ऐसा नहीं है इसका सेंस। क्या सेंस है मैं आपको समझाता हूं, सुनिए ध्यान से। मैंने कहा कि डाइपोल क्या होता है, एक सिस्टम जिसमें दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक कौन सा, नेगेटिव। मान लीजिए आपने किसी बच्चे से कहा या दो बच्चों से कि चलो एक काम करो, एक डाइपोल ड्रॉ करके दिखाओ। तो एक बच्चे ने अपने पास एक डाइपोल ड्रॉ किया, इधर नेगेटिव चार्ज ले लिया और इधर कौन सा ले लिया, पॉजिटिव चार्ज। एक दूसरे बच्चे ने भी डाइपोल ड्रॉ किया, उसने इधर पॉजिटिव चार्ज ले लिया और इधर क्या ले लिया, नेगेटिव चार्ज। तो भाई पहले वाले स्टूडेंट ने ऐसा डाइपोल बनाया, दूसरे वाले स्टूडेंट ने ऐसा डाइपोल बनाया। अब आपने दोनों को बोला चलो तुम डाइपोल बनाओ, दोनों ने डाइपोल अपनी अपनी कॉपी में बना लिया। आपको पता कैसे चलेगा कि किसने कैसा डाइपोल बना रखा है? इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्शन असाइन की। हम पहले वाले बच्चे से पूछेंगे कि भाई डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, तो उसने बोला सर मेरे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है। तो जैसे ही डायरेक्शन इस तरफ होगी तो आप समझ जाएंगे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। मतलब इस बच्चे ने डाइपोल मूवमेंट इस तरफ बताया तो जरूर इसने इधर नेगेटिव चार्ज लिया है और इधर पॉजिटिव चार्ज। और जब मैं इससे पूछूंगा कि भाई तुम्हारे डाइपोल मूवमेंट की क्या डायरेक्शन है, तो वो बोलेगा सर मेरे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है। आप जानते हैं डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। अब आप इसके बारे में समझ जाएंगे कि इसने बताया डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब जरूर इस बच्चे ने इस तरफ नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है और इस तरफ कौन सा चार्ज लिया है, पॉजिटिव। इसका मतलब आप डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन से सिर्फ इतना पता कर सकते हैं कि इस डाइपोल के अंदर नेगेटिव चार्ज किस तरफ है और पॉजिटिव चार्ज किस तरफ है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये सारी चीजें हमने अपनी सहूलियत और अपनी फैसिलिटी के लिए बनाई है, और हम इन सभी चीजों को कैसे आगे आने वाले टॉपिक में इस्तेमाल करेंगे वो चीज मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो अब आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई। मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछे कि बताना जरा डाइपोल मूवमेंट की एसआई यूनिट क्या होगी, तो आप सीधा बोलेंगे जी ये चार्ज है और ये तो डिस्टेंस है। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। इट मींस द एसआई यूनिट ऑफ द डाइपोल इज कूलम मीटर। सुनिएगा ध्यान से, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल या सिंपली बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल वर्ड का मतलब होता है डाई, डाई मतलब दो, और पोल का मतलब है एक पॉजिटिव और एक क्या होता है, नेगेटिव। इसलिए इसका नाम क्या है, इसीलिए इसका नाम है डाइपोल। ये हमें क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने कहा इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं डाइपोल एक्सिस। इस लाइन का जो बीच वाला पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल। यहीं से सारे के सारे क्या नापे जाते हैं, डिस्टेंसेस नापे जाते हैं। डाइपोल मोमेंट अगर कोई पूछे कि कैसे डिफाइन करते हैं, तो आप बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है।
whose magnitude is defined as the product of the either of the charge and the distance between the two charges. It is a vector quantity. इस पे भी एरो लगा दीजिए, इस पे भी एरो लगा दीजिए, और इसकी डायरेक्शन हमेशा कन्वेंशनली कहां से कहां ली जाती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास डायपोल मोमेंट के लिए जो कंसेप्ट था वो बता दिया, और इसकी जो एसआई यूनिट थी वो क्या होती है, दैट इज कूलम्ब मीटर। अब एक चीज और छोटी सी आपको बता रहा हूं, इस पे ध्यान दीजिएगा। एक अगला छोटा सा टर्म है जो हम अभी आगे टॉपिक में इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट डाइपोल। पॉइंट डाइपोल, और या फिर इसी को कहा जाता है क्या, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आइडियल डाइपोल, और कई जने इसे ना शॉर्ट डाइपोल भी बोलते हैं। पॉइंट का मतलब क्या हो गया, छोटा सा, एक ऐसा डाइपोल जिसका साइज बहुत छोटा होता है, मगर इतना छोटा होता है, इतना छोटा होने के बावजूद भी उसके डाइपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है। डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा डाइपोल जिसके चार्ज की वैल्यू बहुत बड़ी हो और जिसका साइज यानी कि दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा छोटा हो, इसे कहा जाता है पॉइंट डाइपोल, आइडियल डाइपोल, या फिर इसी को कहा जाता है शॉर्ट डाइपोल। समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, Q इंटू में 2A, ये होता है हमारा फॉर्मूला। इन्होंने कहा है एक ऐसा डाइपोल जिसका साइज बहुत छोटा हो, तो मान लीजिए ये एक डाइपोल का नेगेटिव चार्ज है और ये वाला डाइपोल का कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2A, इसी को क्या बोल रहे हैं, साइज ऑफ द डाइपोल। मैंने कहा साइज ऑफ द डाइपोल बहुत स्मॉल होना चाहिए, इतना स्मॉल कि मान लो वो टेंड्स टू कितना जा रहा है, 0। अगर मैं इस डाइपोल का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा लूं और चार्ज को उतना रहने दूं, तो आप समझ सकते हैं डाइपोल मोमेंट भी बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट Q और 2A दोनों पर डिपेंड कर रहे हैं। जितना ये नंबर छोटा होता जाएगा, इसको बहुत छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो P की वैल्यू भी बहुत छोटी आ जाएगी। हम इसी डाइपोल से अभी फील्ड निकालने वाले। अगर मान लो P की वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाएगी, तो इतने छोटे डाइपोल से जो फील्ड बनेगी वो बहुत स्मॉल बनेगी। इतनी स्मॉल फील्ड को तो हम आराम से नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस डाइपोल का फिर फायदा ही क्या कि भैया इससे फील्ड इतनी बनती है जो हम नेग्लेक्ट कर देंगे आराम से। तो इन्होंने कहा नहीं, एक ऐसा डाइपोल जिसका साइज तो बहुत छोटा हो मगर चार्ज इतना बड़ा हो कि डाइपोल मोमेंट की ठीक ठाक फाइनाइट वैल्यू आ जाए, इतनी बड़ी वैल्यू आ जाए डाइपोल मोमेंट की जिससे हम नेग्लेक्ट ना कर सके, वो अच्छी खासी फील्ड अपने आसपास बना सके। तो इसका मतलब यह है एक ऐसा डाइपोल जिसका साइज बहुत ज्यादा छोटा हो, इतना छोटा कि वो टेंड्स टू 0 हो, और उसके चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो, कह सकते हैं इतनी बड़ी कि वो इनफाइनाइट तक पहुंचे, इस तरह से, ताकि इन दोनों की प्रोडक्ट करने पर जो डाइपोल मोमेंट आए उसकी जो वैल्यू मिले वो एक फाइनाइट वैल्यू मिले, वो बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू ना हो। तो इस तरह के डाइपोल को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट डाइपोल और आइडियल डाइपोल। याद रखिएगा, जब हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टॉपिक में पूरी डेरिवेशन करने के बाद मैं लास्ट में ये बोलूंगा कि मान लो अगर ये डाइपोल पॉइंट डाइपोल, तो पॉइंट डाइपोल का मतलब ये कहना चाहता हूँ कि मान लो ये डाइपोल बहुत छोटा हो मगर इतना छोटा होने के बावजूद भी इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट हो, तो ऐसे केस में अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाएगी। तो याद रखिएगा, एक ऐसा डाइपोल जिसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है मगर उसका चार्ज इतना बड़ा होता है कि इसके डाइपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू निकल के आए, इस तरह के डाइपोल को बोलते हैं पॉइंट डाइपोल, आइडियल डाइपोल, या इसी को कहा जाता है शॉर्ट डाइपोल। अब ये सारी की सारी चीजें ना मैंने नोट्स में लिखी हुई हैं, मैं क्लास के बाद अभी ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से उसे देख लीजिएगा, फिर से पढ़ लेंगे तो आपको बात अच्छी से क्लियर हो जाएगी। तो अभी के लिए जो चीजें मुझे बतानी थी डाइपोल से रिलेटेड वो मैं आपको बता चुका। अब हम एक काम करते हैं, डाइपोल से रिलेटेड ना 2-4 छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम इनसे फील्ड निकालना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। सपोज कर लीजिए हमसे ये कहा गया कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस हैं, एक चार्ज दे दिया गया प्लस का 2 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज दे दिया गया माइनस का 2 माइक्रोकूलम, और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन दे दिया गया वो मान लेते हैं कितना दे दिया, 1 मिलीमीटर का, और हमसे कहा गया चलिए बताइए इसके डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आप सिंपल वे में बोल सकते हैं एज, जैसा कि हमने अभी भी पढ़ा कि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू Q इंटू में 2A। तो P की जगह पर P रहने दीजिए, Q आपके पास कितना है, दोनों में से कोई सा भी एक चार्ज ले लीजिए, दैट इज 2 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो के लिए लिखेंगे 10⁻⁻⁶, और 2A क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस।
तो आप यहाँ पर अगर चाहे तो लिख दीजिए Q की वैल्यू हमें दे रखी है 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, और 2a यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 1 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को आप लिखेंगे 1 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10⁻⁻3, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2 इंटू में 10⁻⁹ और साथ में ये रहा p, और मैंने आपको कहा था इसकी एस का यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर। इसका मतलब दिस इज द डाइपोल मोमेंट। और हमसे ये भी पूछा इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां की तरफ होती है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये रहा इसका डाइपोल मोमेंट, और ये रहा इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनेगा ध्यान से, ये एक एग्जांपल था आप लोगों के लिए। मैं एक एग्जांपल अभी और कराता हूँ ताकि और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए, और ये एग्जांपल आपके पेपर में ही पूछे हुए क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मैं अब इसे रब कर रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने इस तरीके से एक्सिस बना दी, एक एक्स एक्सिस और एक ये बना दी वाई एक्सिस, एंड दिस इज द ओरिजिन। हमसे ये कहा गया कि हमारे पास यहाँ पर ना इस जगह पर एक चार्ज रखा है कौन सा -q, और इस जगह पर एक चार्ज रखा हुआ है कौन सा +q। ये वाला जो पॉइंट है वो A है, ये वाला जो पॉइंट है उसका नाम है P। इसी तरीके से एक और ऐसा ही डाइपोल दिखा रखा है इसके अंदर, ये रहा, और इसके अंदर भी यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज रखा है -q, यहाँ जो चार्ज रखा है वो है +q। इस पॉइंट का नाम है C, और इस वाले पॉइंट का नाम क्या दे दिया T। इसका मतलब ये एक सिस्टम दिख रहा है जिसके अंदर एक नहीं दो डाइपोल है। एक डाइपोल कौन सा है, दैट इज AB, और एक डाइपोल जो है वो कौन सा है, दैट इज CD। और कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है डाइपोल्स के बीच का, वो एंगल 120 डिग्री है। आपसे कहा गया है फाइंड द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, यानी कि P का मतलब डाइपोल मोमेंट, R का मतलब है रिजल्टेंट, यानी कि आपको निकालना है इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। और दोनों का डाइपोल मोमेंट हमें गिवन है, दोनों का डाइपोल मोमेंट हमें कितना दे रखा है, दैट इज T। ये दोनों का डाइपोल मोमेंट है। तो सवाल ये है कि हमारे पास दो डाइपोल्स हैं, एक AB और एक CD, दोनों का डाइपोल मोमेंट बिल्कुल इक्वल है, और उनका डाइपोल मोमेंट कितना दे रखा है, P दे रखा है। आपको बताना है दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना बनेगा। तो सुनिए ध्यान से, हमने एक काम किया, लेट कर लिया कि ये जो आपके पास AB है इसका जो डाइपोल मोमेंट है उसके मैंने बोल दिया P1, और दूसरे वाले का जो डाइपोल मोमेंट है इसके डाइपोल मोमेंट को बोल दिया P2। सवाल में दे ही रखा है दोनों के दोनों इक्वल हैं, और दोनों के डाइपोल मोमेंट को P दे रखा है, तो मैंने उसको लिख दिया कि ये P के बराबर है। मेरा काम है PR निकालना, मतलब मेरा काम है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करना। अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं इस वाले डाइपोल की बात करता हूँ। आप जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, इसका मतलब AB डाइपोल की डायरेक्शन होगी नीचे से ऊपर की तरफ। तो मैंने इस चीज को इस तरह से ड्रॉ कर दिया, नीचे से ऊपर की तरफ, और इस वाले डाइपोल को नाम दे दिया दैट इज P1। ये रहा आपका पहला डाइपोल मोमेंट। दूसरा, इसकी बात की जाए तो ये भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, C से D की तरफ, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट P है। तो मैंने इसको इस तरीके से नीचे की तरफ ड्रॉ कर दिया। ये रहा डाइपोल मोमेंट, इसको बोल दिया P2। और इन दोनों डाइपोल्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 120 डिग्री। अब मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो आप सभी लोगों को ये चीज पता है कि 11th क्लास में हमने सीखा था कि एक वेक्टर अगर ऊपर है दूसरा वेक्टर ये रहा, तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग इसका जो रिजल्टेंट होता है वो ये वाला होता है, इसका डायगोनल। मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया PR से, और मेरा काम है यही वाला PR कैलकुलेट करना। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस PR को, देखते हैं। एज जैसा कि हम जानते हैं कि रिजल्टेंट अगर निकालना है तो रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला होता है √A² + B² + 2AB cos थीटा। तो यहाँ पर √P1², फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, P2², प्लस में यहाँ लिखेंगे 2P1 और P2 इंटू में cos ऑफ थीटा। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, रूट की जगह पर क्या रखा, रूट रख दिया।
P1 की वैल्यू जो है वो कितनी है P, P2 की वैल्यू भी कितनी दे रखी है P, और 2 की जगह 2, फिर P1 और P2 ये भी P के बराबर है, ये भी P के बराबर है, cos की जगह cos, और आपको जो थीटा पता है वो कितना पता है 120 डिग्री। आपको इसे बस सिंप्लीफाई करना है, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितना हो गया, दैट इज 2p स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर भी हो गया p इंटू पी 2p स्क्वायर, cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, 2 से 2 विल कैंसिल आउट, दिस इज p स्क्वायर। तो आप इसे अब लिख पाएंगे दिस इज अंडर रूट ऑफ 2p स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर, और 2p में से p स्क्वायर गया, 2p स्क्वायर में से p स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास फिर से क्या बचेगा p का स्क्वायर, और आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो योर फाइनल आंसर इज p। इसका मतलब है हमारे इस सिस्टम का जो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा वो फिर से कितना निकल के आ जाएगा, p निकल के आएगा, एंड दिस इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? आप इसे लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब कुछ मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं, बाकी अभी आप लिख लीजिए, बेटर रहेगा। अगर आप इसे O पॉइंट मान लें और इस वाले पॉइंट को E मान लें, तो आप चाहें तो इसकी डायरेक्शन भी ऐसे करके बता सकते हैं अलोंग OE, कि इसकी जो डायरेक्शन है वो O से E की तरफ है। ठीक है, अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था। अब मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3। एक और एग्जाम्पल देखते हैं सही, फिर हम आगे के टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे। सुनो, एग्जाम्पल नंबर 3, हमसे कहा गया हमारे पास ना एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मान लीजिए ये रहा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल, सपोज दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल, चलिए मैं इसको ऐसे बना देता हूँ डॉटेड में ताकि ये चीजें क्लियर रहे। मैंने इस वाले पॉइंट का नाम रख दिया A, इस वाले पॉइंट का नाम रख दिया B, और इस वाले पॉइंट का नाम रख दिया C। कहा गया इस तरफ आपके पास प्लस का Q कूलम चार्ज है, इस तरफ भी प्लस Q कूलम चार्ज है, और इस तरफ आपके पास है -2Q कूलम चार्ज। अब क्योंकि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो सारी साइडें इक्वल होंगी। मैंने मान लिया हर एक साइड की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी है, दैट इज d। आपसे बोला इस पूरे सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले आपको इसमें डाइपोल्स ढूंढने होंगे, उसके बाद हम इसका डाइपोल मोमेंट बता पाएंगे। नेट तो तब बता पाओगे ना जब अलग अलग डाइपोल मोमेंट पता होगा। तो पहले तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके पास जो चार्ज है वो कितना है, -2Q कूलम का। अगर मैं इस -2Q कूलम को चाहूं तो इसे दो हिस्सों में लिख सकता हूँ, -Q कूलम और फिर लिख सकता हूँ -Q कूलम। एक चार्ज -Q फिर दूसरा भी -Q, जोड़ करके कितने हो गए, -2Q। इसका एक -Q कूलम और एक +Q चार्ज दोनों को मिला देंगे तो एक डाइपोल ये बन गया, और दूसरा -Q और एक +Q इसको मिला देंगे तो एक डाइपोल ये बन गया। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब एक डाइपोल की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ और दूसरे वाले डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो इधर से इस तरफ हो गई। इसका मतलब पहले मुझे दोनों ही डाइपोल मोमेंट को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। कौन से वाले डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहा हूं, सी से लेकर के ए तक की, जो कौन सा है, दैट इज सी ए, इसकी बात कर रहे हैं। सी ए के अलोंग है, उसका डाइपोल मूवमेंट अगर मुझे निकालना है तो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू में 2A। तो आप यहां से यहां तक का डाइपोल मूवमेंट, अगर इस वाले डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट निकालते हैं तो Q की जगह Q, और 2A का मतलब है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि D है। इसका मतलब इसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया, QD। सेम ऐसे ही इसका भी डाइपोल मोमेंट निकालना है तो मैंने फिर से लिख दिया डाइपोल मोमेंट। अब की बार किस वाले डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा हूँ, CB, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया CB, और इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू में 2A। तो चार्ज कितना है Q, और जो डिस्टेंस है इनके बीच वो भी कितना है T। यानी कि मुझे दोनों ही डाइपोल मोमेंट पता चल गए।
अब आप जानते हैं कि एक वेक्टर इस तरफ, दूसरा वेक्टर इस तरफ, तो तीसरा जो इसका रिजल्टेंट होता है वो इसके बिल्कुल बीचों बीच में से गुजरेगा। और आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये पूरे का पूरा जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो इसका बाकी का जो हिस्सा होगा वो 30 बनेगा, ये भी 30। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर बिल्कुल इक्वल है, और अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो रिजल्टेंट ठीक एकदम बीचों बीच में से जाता है। इधर भी एंगल 30 होगा और इधर भी एंगल 30 होगा, यानी कि ये रहा मेरे पास रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं पहले से ही कि अगर आपको रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना है तो यही फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले भी तो इस्तेमाल किया था। कौन सा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इस बार a कौन है? qd, और b भी कौन है? qd। तो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो सीधा आप यहाँ पर लिखेंगे qd स्क्वायर, फिर प्लस में दोबारा से लिखेंगे qd स्क्वायर, फिर प्लस में लिखेंगे 2 ब्रैकेट दिस इज qd, दिस इज अगेन qd, और इनटू में cos ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री, क्योंकि एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। बस इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। आप इसे एज इट इज रहने दीजिए, आप इसे लिख सकते हैं qd स्क्वायर क्या आ जाएगा? दैट इज 2qd का स्क्वायर, बीच में प्लस 2 qd फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन qd स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 विल कैंसिल आउट, तो 2qd स्क्वायर और 1qd स्क्वायर जब ऐड होंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3, एंड दैट इज qd स्क्वायर एज इट इज। √3 की जगह पर √3 रहने दीजिए, और qd स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो दैट इज √3 इसका मतलब आपके पास आपका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आ गया वो कितना हो गया? √3 q इंटू में d। दिस इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। अच्छा, इसका नाम ACB है। आप इस पॉइंट का नाम चाहिए तो D रख सकते हैं और बोल सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन हो गई वो क्या होगी? दैट इज अलोंग CD। तो ये आपके पास आपका डाइपोल मोमेंट आ गया, और ये क्या है? इसकी डायरेक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर रख लीजिए इस देखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसे कर लिया हुआ कंप्लीट। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। तो चलिए, अब आप लोगों को पता चल गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड हमने 2-3 सवाल भी डिस्कस कर लिए, और अब मैं इसे रब कर रहा हूं, और अब हम निकालते हैं डाइपोल से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकलेगी वो फील्ड, उस चीज के बारे में बात करते हैं। यानी कि जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डाइपोल फील्ड। भाई आवाज तो आ रही है ना सभी लोगों को? यस सर। ओके, ठीक है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है अब है डाइपोल फील्ड। आखिर डाइपोल फील्ड क्या है? नाम से ही पता लग रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। मतलब अब हम लोग ना डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। अब देखिए, सवाल ये आता है कि अगर डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कहाँ निकालनी? भाई मैंने आपसे कहा कि ये एक चार्ज है, इससे फील्ड निकालो, तो आप बोलोगे ठीक है सर निकाल देते, लेकिन जगह बताओ कहाँ है। तो मैं बोलूंगा इससे आपको फील्ड निकालनी यहाँ से 4 मीटर आगे, या 4 मीटर ऊपर, या 4 मीटर नीचे। इसी तरीके से डाइपोल से भी फील्ड निकालने के लिए टीचर आपको बताएंगे या कहा जाएगा कि आप कहाँ फील्ड निकालना चाहते हो। तो ऐसी सिचुएशन में ना हमारे पास किसी भी डाइपोल के लिए फील्ड निकालने के लिए 3 पॉसिबल केसेस है जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो केस होगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। एक होती है एक्सियल लाइन, अभी बताता हूँ। और दूसरा केस होता है फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन।
वो भी क्या होता है बताता हूँ। और फिर तीसरा होता है फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी जगह पे, कोई भी जगह बोल देंगे इस तरफ निकाल दो, इस तरफ निकाल दो, पीछे निकाल दो, आगे निकाल दो, तो कहीं पर भी फील्ड निकालनी हो तो वो तीसरा केस में डिस्कस करूंगा, जिससे आप जिस जगह पर चाहो, कैसी भी जगह दे रखी हो, आप वहां पर फील्ड निकाल सकते हो। लेकिन पहले जो दो केसेस है वो बड़े स्पेशल टाइप के हैं। पहला केस क्या है वो मैं आप लोगों को अब डिस्कस करके बता रहा हूँ, फिर दूसरा और फिर तीसरा। देखते हैं आज की क्लास में कितने केसेस हो पाते हैं। देखिएगा यहाँ लिखा नंबर 1, पहले इस जगह पर लिख रहा हूं फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। अब सुनिए, ये फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या, मतलब फील्ड हम निकालने जा रहे हैं एक पॉइंट पर जो एक्सियल लाइन पर है। समझिए व्हाट इज एक्सियल लाइन, और फील्ड निकलेगी तो आखिर निकलेगी कैसे। ध्यान रखना ये पूरा मैथमेटिकल एकदम प्योर डेरिवेशन है, तसल्ली से समझेंगे बात समझ में आएगी। सपोज कर लीजिए आप लोगों के पास यहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है इस तरीके, सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपके पास दो चार्जेस हैं, ये रहा -q चार्ज और ये वाला जो है वो कौन सा +q चार्ज। मैंने इस वाले पॉइंट का नाम A रख दिया और इस वाले पॉइंट का नाम रख दिया B, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब आपको मैंने कहा था ये जो लाइन है इसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ द डाइपोल। इसी एक्सिस को अगर मैं और आगे की तरफ बढ़ा दूं इस तरीके से, तो यही वाली जो लाइन है ना, ये पूरी की पूरी लाइन, इसे बोला जाएगा एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। आप आगे नहीं, आप इसे इधर भी बढ़ा देंगे तो ये पूरी की पूरी लाइन को कहा जाएगा एक्सियल लाइन। अब मेरा काम ये है कि हमसे ये कहा गया कि भाई ये आपको ना एक पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, और वो पॉइंट कहां पर है, वो किसी एक जगह पर है, कहीं पे एक्सियल लाइन पर कोई एक पॉइंट है P, आपसे कहा गया इस पॉइंट पर फील्ड निकालिए। इसीलिए पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। हमें एक्सियल लाइन पे निकालना है, चाहे आप इधर फील्ड निकालो चाहे आप इधर निकालो, दोनों पूरी लाइन को ही क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। अब मान लो आपको P पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, बात तो समझ में आ गई, लेकिन आप ये भी तो बोलोगे ना सर कितनी दूर है ये P पॉइंट, डिस्टेंस तो बताओ तभी तो मैं फील्ड निकालूंगा। और मैंने कहा था हम जो डिस्टेंसेस नापते हैं वो सारे के सारे कहां से नापते हैं, सेंटर ऑफ द डाइपोल से। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर के अगर मैं देखूं तो O पॉइंट से लेकर के P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया R, मुझे P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। अब अगर हम यहां पर देखें तो हमें ये पता है कि डाइपोल का जो टोटल साइज है, यानी कि डाइपोल के चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज 2a। अब मुझे इस P पॉइंट पर निकालनी है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे निकालूंगा भाई, यहाँ पे कितने चार्जेस हैं, 2। ये वाला चार्ज अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनाएगा, ये वाला चार्ज भी अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनाएगा। एक काम करते हैं, पहले चार्ज से कितनी फील्ड बनेगी वो निकाल लेते हैं, दूसरे चार्ज से यहाँ पर कितनी फील्ड बनेगी वो निकाल देते हैं, फिर दोनों को चेक कर लेते हैं कि इनकी डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, और उसके अकॉर्डिंग उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वहां पर क्या निकल जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर यहाँ पे 3 चार्जेस भी होते तो तीनों से अलग अलग फील्ड निकालते और उन्हें वेक्टर के मेथड के अकॉर्डिंग ऐड या फिर क्या कर लेते, सब्ट्रैक्ट। तो अब आपको प्रोसीजर पता चल गया मैं करने वाला क्या हूं। अब मैं बस सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूं, सभी चार्जेस से अलग अलग फील्ड निकालूंगा और उन सभी को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। किसके बेसिस पे, इन बेसिस पे कि उनकी डायरेक्शन कैसी है। वीडियो क्लोज कर लीजिए भाई, अपने वीडियो में तो कम करो कोई भी। सुनिए अब ध्यान से। तो अब ना मैं सबसे पहले सोच रहा हूँ इस प्लस वाले Q चार्ज से यहाँ पर फील्ड निकाल लेते, इस प्लस Q चार्ज से। अब कैसे निकलेगी यहाँ पर फील्ड, देखिए जरा। मैंने क्या किया, इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है ना, इसको लिख दिया E प्लस Q। E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और प्लस Q का मतलब है प्लस के Q चार्ज की वजह से। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना चाहूँ तो आप जानते हैं एक पॉइंट चार्ज से अगर फील्ड निकालनी है तो अभी पिछली क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, क्योंकि यहाँ पर चार्ज कितना है Q, और अपॉन में R का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या चाहिए मुझे, डिस्टेंस। अब आप सभी लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि ये पूरा डिस्टेंस अगर 2a है तो ये आधा डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए, a। और ये पूरा डिस्टेंस अगर r है और ये वाला डिस्टेंस a है तो ये वाला बचा हुआ जो डिस्टेंस होगा वो कितना होना चाहिए, r माइनस a। इसका मतलब मैंने इसकी जगह इसका जो डिस्टेंस लिखा वो कितना लिख दिया, r माइनस a का होल स्क्वायर। फिर से देख लीजिए,
ये पूरा 2a है तो इसका आधा हो गया a, ये पूरा r है और ये है a, तो r में से a माइनस कर दिया तो ये वाला डिस्टेंस कितना मिल गया r माइनस a। मुझे इस चार्ज से यहाँ फील्ड निकालनी थी तो E प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर, इतनी फील्ड वहां पर बनेगी। मैंने कल आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड ना हमेशा बाहर की तरफ बनती है, इसका मतलब इसकी वजह से जो फील्ड बनेगी वो बाहर की तरफ बनेगी, यानी कि इससे दूर की तरफ बनेगी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, दैट इज E प्लस क्यू, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और आप अगर चाहें तो इस पॉइंट को P लिखने के बाद मैं यहाँ पर X लिख देता हूँ और मैं इसकी डायरेक्शन भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ अलोंग PX, मतलब P से X की तरफ इसकी डायरेक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास ये हिस्सा क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड, और ये वाला हिस्सा क्या बता रहा है, डायरेक्शन। अब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है तो जाहिर सी बात है वो अब क्या बन चुका है, वेक्टर। इसका मतलब मैंने इस पे वेक्टर का निशान डाल दिया। अब ऐसी ही फील्ड में निकालता हूँ नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो इस चार्ज की वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो यहाँ लिख देता हूँ E माइनस क्यू। फिर से फॉर्मूला मैंने कल ही पढ़ाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अब मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने बोला कि ये वाला डिस्टेंस a है तो ये भी डिस्टेंस जो होगा वो भी कितना होगा, दैट इज अगेन a। ये पूरा डिस्टेंस कितना है r, और ये वाला कितना है a, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस हो गया r प्लस में a। इसका मतलब यहाँ से p पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा दैट इज r प्लस a का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये आ गया नेगेटिव चार्ज से बनने वाली फील्ड। मैंने आपको कल बताया था कि नेगेटिव चार्ज से फील्ड ना चार्ज की तरफ बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड बनेगी ना वो इस डायरेक्शन में बनेगी, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, दैट इज E माइनस क्यू। और इसके अंदर डायरेक्शन अगर लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं अलोंग PA, P से A की तरफ। तो मैंने इस जगह पर क्या लिख दिया, दैट इज अलोंग PA। इसका मतलब ये P से A की तरफ बन रही है और इसके ऊपर भी वेक्टर का निशान डाल दिया, तो पता चल गया दोनों से फील्ड कैसी बन रही है। अच्छा, अब एक बात सुनिए, ये जो पॉइंट P है प्लस क्यू चार्ज के ज्यादा पास है और माइनस क्यू चार्ज से ज्यादा दूर है, तो जाहिर सी बात है क्यू चार्ज प्लस वाले से जो फील्ड बनेगी वो ज्यादा बनेगी, इससे इसका वेक्टर ज्यादा बड़ा दिखा है। और इस वाले चार्ज के दूर होने की वजह से इससे जो फील्ड बनेगी वो कम बनेगी, इसलिए इसको थोड़ा छोटा दिखाया है। इसका मतलब इन दोनों के अंदर अगर देखा जाए तो ये वाली फील्ड ज्यादा है मैग्नीट्यूड में और ये वाली फील्ड कैसी है, कम। तो मैं अगर इसे यहाँ पर दिखाऊं तो मैं बोल सकता हूँ एज, जैसा कि मैं जानता हूं कि प्लस के क्यू की जो फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है नेगेटिव चार्ज से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कैसा है, कम। और अगर मुझे कैलकुलेट करनी है नेट फील्ड या फिर रिजल्टेंट फील्ड निकालनी है तो बस मैं ये जानता हूं दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, माइनस। और किस में से किससे माइनस करेंगे, बड़ी वाली फील्ड में से छोटी वाली फील्ड को क्या कर दीजिए, माइनस। तो अगर मुझे नेट फील्ड निकालनी है तो मैं नेट फील्ड को E से रिप्रेजेंट करता हूं, और अगर मुझे इसे कैलकुलेट करना है तो दोनों फील्ड को आपस में माइनस कर देता हूं। प्लस चार्ज से जो फील्ड बनेगी उसके मैग्नीट्यूड में से माइनस चार्ज से जो फील्ड बनेगी उसके मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा हूँ, माइनस। तो चलिए अब हम इसे माइनस करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो अब ये प्लस क्यू चार्ज से जो फील्ड बन रही है वो ये रही, यहाँ मैंने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास है Q अपॉन में R माइनस A का होल स्क्वायर एज इट इज। बीच में नेगेटिव चार्ज से बनने वाली फील्ड की बात करेंगे तो ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज अगेन Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर एज इट इज। इसे ब्रैकेट में कर दीजिए क्लोज। अब आप जानते हैं कि प्लस वाले चार्ज से फील्ड ज्यादा बन रही है, माइनस वाले चार्ज से फील्ड कम बन रही है, तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो जो नेट फील्ड बनेगी वो भी इसी डायरेक्शन में बनेगी। इसका मतलब नेट फील्ड की डायरेक्शन भी P से X की तरफ ही होगी। तो आप अगर इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, अलोंग PX, मतलब P से X की तरफ ही इसकी फील्ड भी बन रही है। अब हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। अब कुछ नहीं बचा भाई, सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन। अब वो मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करने पर जो भी आंसर होगा वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। सुनिए ध्यान, इसके अंदर Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों के अंदर ही कॉमन, तो मैंने सोचा मैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर। अगर मैं इसे कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर एज इट इज, और इसे अभी रहने देते हैं, लास्ट में लिख देंगे इसको। उसके बाद मैंने इसको लिख दिया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। आप एक काम कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आप लिखेंगे R माइनस A का होल स्क्वायर, दिस इज R प्लस A होल स्क्वायर, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज, और ये वाली टर्म यहाँ पर आ जाएगी,
तो ये आपके पास आ गया r प्लस ए होल स्क्वायर एज इट इज, और ये वाली टर्म आ गई r माइनस ए होल स्क्वायर एस। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं आखिर क्या रिजल्ट निकल करके आता है हमारे पास। अब इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा यहाँ पर भी लिख देते हैं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख तो जाएगा सभी को, ठीक है। और यहाँ पर से आप इसे अगर लिखेंगे तो देखिए जरा, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है। मैंने क्या किया, r माइनस ए, यहाँ लिख दिया r प्लस ए, और इस पूरे के ऊपर ही क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। और यहाँ पर से इसका फॉर्मूला ओपन किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और यहाँ माइनस है, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर फिर b स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 2ab। मैंने क्या किया, इसका फॉर्मूला भी ओपन कर दिया और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, प्लस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। आपके पास जो टर्म यहाँ पर बचेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट के तौर पर, वो यहाँ से क्या बची, दिस इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2ar और ये भी 2ar, ये दोनों जोड़ करके कितने हो जाएंगे, दैट इज 4ar, और अपॉन में a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला अगर आप लिखते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर क्या डाल दीजिए, होल स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। लेकिन इस फॉर्मूले को ना और भी ज्यादा आसान बनाने की कोशिश की गई, और ऐसा करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसे एज इट इज लिखा। ये जो 4ar है ना, इसको हमने जानबूझ करके q, ये वाला q यहाँ पर है, इस 4ar को तोड़ करके लिख दिया गया 2a इंटू में 2r, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया 2a इंटू 2r। और इसके जो नीचे वाली टर्म थी उसे ऐसे ही रहने दिया r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस पूरे का रहने दीजिए होल स्क्वायर। अगले स्टेप में आप इसे लिखेंगे तो e की जगह पर e, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। मैंने आपको डाइपोल मोमेंट पढ़ाते वक्त ये कहा था कि जब हम इसका फॉर्मूला डेराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये टर्म आप लोगों के सामने नजर आएगी, और जब भी ये टर्म नजर आएगी ना, तो इसी टर्म को इन लोगों ने क्या नाम दे दिया, P, और इसी को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। और यहाँ पर आगे इसकी जगह P, और ये आपके पास क्या है, 2r, तो मैं इसे चाहूँ तो लिख देता हूँ 2pr, और अपॉन में आ गया मेरे पास r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ गई, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डाइपोल एट पॉइंट P। और अगर मैं इसके साथ इसकी डायरेक्शन भी लिखूं तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ अलोंग, कौन सी डायरेक्शन, P से x की तरफ। तो आप इसे बोल सकते हैं इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ की तरफ है, P से x की तरफ। अब सुनिएगा इसके बारे में, और यहाँ पर मैं वेक्टर भी डाल देता हूँ। एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे ये कहा कि जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस चार्ज की तरफ होती है, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। ये है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये रही किस तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से एक जरूरी बात पता चली क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी है, बिल्कुल सेम। इट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी है, बिल्कुल सेम, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, पैरेलल, मतलब जो डायरेक्शन P की वही डायरेक्शन E। तो इसी चीज को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, E की जगह पर E, यहाँ लिख दीजिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2pr को अगर आप लिखेंगे तो 2p और r, और अपॉन में यहाँ पर लिख दीजिए r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस पूरे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। और जो डायरेक्शन P की है वही डायरेक्शन E की भी है, तो बस आप P पे एरो डाल दीजिए। अब आपको अलोंग px लिखने की जरूरत नहीं है, टीचर खुद ही समझ जाएगा कि इस पे वेक्टर है, मतलब जो डायरेक्शन इस वेक्टर है, क्योंकि वही डायरेक्शन इसकी भी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, बिल्कुल सेम। तो ये हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो ये एक फॉर्मूला आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ये हमारा परफेक्ट एक फॉर्मूला मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करने के लिए निकाल कही गई थी, हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम एक छोटी सी बात समझते हैं। मान लीजिए अगर ये पॉइंट P, अगर ये पॉइंट P यहां ना होने के बजाय बहुत दूर होता, बहुत ही ज्यादा, यानी कि मैं यहां पर लिख रहा हूं इफ P lies very far away from डाइपोल। अगर हमारा पॉइंट P डाइपोल से बहुत ज्यादा दूरी पर होता, तो जितना ज्यादा दूर जाता P, R उतना ही ज्यादा बनता।
इसका मतलब उस केस में आप ये कहते हैं कि सर आर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बड़ी है किससे, इससे, यही बोलते हैं हम लोग। इसी चीज को एक और, यही सेम चीज एक और चीज के लिए वैलिड है, क्या, ध्यान से सुनिए। या तो पॉइंट पी बहुत दूर हो तो आप बोलोगे आर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है आर कि एक के सामने आर की वैल्यू बहुत बड़ी है, यूं बोल दो कि आर के सामने ए बहुत ही ज्यादा छोटा, इतना छोटा कि आर के कंपैरिजन में हम ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देख लीजिए ये आर स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, ए का स्क्वायर। अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से बहुत बड़ा है तो उसका स्क्वायर ना और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, या उसका स्क्वायर दूसरे नंबर से बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है। या फिर आप ये बोलते कि अगर ये डाइपोल एक शॉर्ट डाइपोल होता है, या फिर क्या होता है, एक आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल, अभी भी बताया था, ऐसा डाइपोल जो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, तो जितना छोटा होगा डाइपोल उसका 2a उतना छोटा होगा, जिसका 2a जितना छोटा होगा उसका a छोटा होगा। इसका मतलब शॉर्ट डाइपोल के लिए भी ना a की वैल्यू बहुत ही ज्यादा क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं, दैट इज फॉर ए पॉइंट डाइपोल, पॉइंट डाइपोल, या फिर आप इसी चीज को बोल सकते हैं फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, दोनों बातें बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब अगर पॉइंट भी बहुत दूर है तब के केस में, या अगर डाइपोल बहुत छोटा है, दोनों ही केसेस में आर की वैल्यू ए से बहुत ही ज्यादा कैसे होगी, बड़ी। और ऐसी सिचुएशन में हम इस फॉर्मूले के अंदर से ना ए स्क्वायर को आर के कंपैरिजन में, आर स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं इसे नेग्लेक्ट कर दूं तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 2pr एज इट इज रहने दीजिए। और नीचे जब आप ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा आर स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ए को हटा दिया, एक स्क्वायर ये रहा, दूसरा स्क्वायर ये रहा। और अब आप इसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p एज इट इज, आर की जगह आर, और नीचे आर के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया आर की पावर 4, और एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। और आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बचेगा वो क्या बचेगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू में 2p अपॉन में r का क्यूब। इसका मतलब ये मेरे पास क्या निकल के आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और इसके अंदर साफ साफ पता लग रहा है कि जितना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना डिस्टेंस आप बढ़ाओगे फील्ड भी उतना ही तेजी से कम होती जाएगी। इसका मतलब दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब पॉइंट चार्ज में और इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक बड़ा डिफरेंस नजर आया कि पॉइंट चार्ज की जो फील्ड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। आपने देखा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर। तो देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, किसके लिए, फॉर अ पॉइंट चार्ज। बट फॉर अ पॉइंट डाइपोल, पॉइंट मतलब छोटे डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। यानी कि अगर एक पॉइंट चार्ज से फील्ड आप कहीं निकाल रहे हो और डिस्टेंस को दुगना कर दोगे तो फील्ड 4 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर पॉइंट डाइपोल से डिस्टेंस डबल कर दिया तो वो फील्ड कितने गुना कम हो जाएगी, 8 गुना कम, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर नहीं बल्कि डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ाने पर ना पॉइंट चार्ज से भी फील्ड कम होती है, और डिस्टेंस बढ़ाने पर पॉइंट डाइपोल से भी फील्ड कम होती जाएगी। लेकिन ज्यादा तेजी से फील्ड किस केस में कम होती है, इन केस ऑफ पॉइंट डाइपोल, या कहिए इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। लेकिन ये फॉर्मूला आप हर जगह नहीं यूज करेंगे, सिर्फ तब यूज करेंगे जब आपको ये कह दिया जाएगा कि आपका डाइपोल शॉर्ट है, स्मॉल है, पॉइंट चार्ज जैसा है, तभी ये यूज करना। अदरवाइज आपका ये रहा फॉर्मूला जिससे आप लोगों को फील्ड निकालनी है, तो आप इसकी मदद से एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर क्या निकाल सकते हैं, फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये आपका ये वाला पार्ट खत्म हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले टॉपिक की बात करते हैं। सर नोट्स में ये सारा लिखा हुआ है? हाँ भाई ये नोट्स में है लिखा हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस, इसे नोट तो मत ही कीजिए, ज्यादा बड़ा है ये। बेटर है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, लिखोगे तो बहुत ज्यादा ही है। अच्छा इस चीज को ना ज्यादा परेशान मत होना भाई, ये कैलकुलेशन में ही जो टाइम लगा है सो लगा है, वरना है कुछ नहीं इसके अंदर। पहले चार्ज से फील्ड निकाली, दूसरे से फील्ड निकाली, दोनों को माइनस कर दिया और आपके सामने आपका रिजल्ट आ गया, दैट्स इट, बस इतना सही है। और माइनस करने के लिए बस मैंने इसकी कैलकुलेशन ही तो किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये रिजल्ट आया और फिर एक केस डिस्कस कर लिया,
दैट्स इट, खत्म। ठीक है, अब मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और फिर इसको फिनिश करते हैं। चलिए अब मैं इसको रब कर दूं भाई। ठीक है, हमें ये फील्ड मिल गई, और ये वाली फील्ड ना आपको इसे ध्यान रखना, ताकि अभी थोड़ी देर बाद जब हमें जरूरत पड़े तो हम इस फील्ड को यूज कर सके। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये वाली फील्ड इस तरफ लिख देता हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली है 1/4πε0, दैट इज 2p अपॉन में r का क्यूब। ये वाली फील्ड हमने अभी भी निकाल ली है, मैंने यहाँ साइड में लिख दी, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं इसको यूज कर। अब ना एक और पॉइंट आता है, और ये जो टॉपिक अब बताने जा रहा हूँ ये आज की क्लास का आखिरी टॉपिक है, और ये इससे छोटी डेरिवेशन होगी इसकी, इसे भी ध्यान से देखिएगा। ये अब मैं बदल रहा हूं यहाँ पर, ये केस नंबर सिचुएशन नंबर 2, फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट को हटा दिया, अब यहाँ पर लिख रहे हैं फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। अब बताते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट। देखिए क्या होता है और फील्ड कैसे निकलेगी, तरीका अभी भी वही का वही रहेगा जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। सुनिए ध्यान, मान लीजिए ये रहा आप लोगों के पास आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में इस तरफ सपोज कर लेते हैं आपके पास प्लस वाला क्यू चार्ज है, और इस तरफ सपोज कर लेते हैं कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम ए रख दिया, और इस वाले पॉइंट का नाम क्या रख दिया, दिस इज बी। एक तरफ माइनस क्यू चार्ज है, एक तरफ प्लस क्यू चार्ज। एज यूजुअल जैसे होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, दैट इज 2a। मान लीजिए आपसे कहा गया कि आपका ये तो सेंटर है, आपसे कहा गया इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर एक फील्ड कैलकुलेट करनी इस डायपोल की वजह से। तो पहले आप समझिए व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन किसे कहा जाता है, एक ऐसी लाइन जो इस दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के ठीक बिल्कुल परपेंडिकुलर हो और इसके मिड पॉइंट से होकर के गुजरती हो। इस तरह की लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। इसका मतलब इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। आप आसान शब्दों में चाहें तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आप इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। तो दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। ये खाली ऊपर ही नहीं होती, नीचे की तरफ भी होती है। और अगर कोई प्लेन, मेरा हाथ जो है वो एक प्लेन की तरह, एक प्लेन 3D पढ़ा था 11th में सभी ने, एक प्लेन जो इसके अंदर से पास होता है इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, और ये जो लाइन है इसे कहा जाता है इक्वेटोरियल लाइन। तो अब हम इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हैं। सपोज कर लीजिए मैं इस जगह पर एक पॉइंट ले रहा हूं, दिस पॉइंट इज P, और मुझे इस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना। पहले एक्सियल लाइन पे निकाला था, अब इक्वेटोरियल पे। तो आप बोलोगे ना सर कितनी दूरी पर ये पॉइंट, तो मैंने बोल दिया जी इसका डिस्टेंस हमने मान लिया ये r डिस्टेंस पर ये पॉइंट। तो फिर अब आपको P पॉइंट पे अगर फील्ड निकालनी है तो तरीका नहीं बदलेगा। मैं फिर से इस वाले चार्ज से फील्ड निकालता हूँ, इस पॉइंट पर कितनी बनेगी, इस चार्ज से फील्ड निकालता हूँ, इस पॉइंट पर कितनी बनेगी, फिर दोनों को आपस में ऐड कर लूंगा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग या जैसे भी हो पाएगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वही मेरे लिए यहाँ पर क्या बना देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब सुनिएगा जरा कैसे निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखिएगा ध्यान। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको ना इस तरीके से यहाँ से इसको मिला दिया, इसे भी मिला लिया आपस में इस तरीके से। अब ये दोनों मिलाने के बाद ना अब देखते हैं कि फील्ड कहाँ पर कितनी कितनी बनेगी और उसकी वैल्यूज कितनी होगी, इसके बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। अच्छा, अगर ये पूरा डिस्टेंस 2a है तो ये आधा डिस्टेंस कितना होगा, a, और बाकी का ये आधा भी कितना डिस्टेंस होगा, a। ये वाला एंगल कैसा होगा, राइट एंगल। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो आपको पता है ये वाला डिस्टेंस आप बड़े आराम से निकाल देंगे, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। मगर मैंने ये डिस्टेंस क्यों निकाला, क्योंकि भाई मुझे इस पॉइंट से यहाँ पर फील्ड निकालनी, और फील्ड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया। तो अब मैंने इस प्लस क्यू चार्ज से फील्ड निकाली, तो मैंने यहाँ पर ना प्लस क्यू वाले चार्ज से फील्ड निकालने के लिए लिखा E प्लस क्यू इज इक्वल टू में 1/4πε0 एज इट इज, और यहाँ पर होता है Q अपॉन में R का स्क्वायर, तो Q की जगह Q, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना, दैट इज इक्वल टू √ऑफ R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इस पूरे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज से फील्ड हमेशा कहाँ बनती है, अवे, बाहर की तरफ।
तो इसका मतलब ये जो फील्ड है वो किसकी वजह से बन रही है, E प्लस क्यू की वजह से बन रही है। और ये जो फील्ड बन रही है इस वाले पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, सपोज कर लेते हैं इसको x बोल देते हैं, तो आप इसे चाहे तो बोल सकते हैं px, या फिर आप अगर चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं अलोंग ए पी। तो मैं इसको एक काम करता हूं, ऐसे नाम दे देता हूं, दैट इज अलोंग ए पी, ए से पी की तरफ ये वाली फील्ड बनती है। और इसके लिए जब आप स्क्वायर से रूट को हटाएंगे तो आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वो वाला रिजल्ट ऐसे आ जाएगा, E प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू अपॉन स्क्वायर से रूट हट गया तो आप इसे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर एज इट इज, और इसे भी आप क्या लिख सकेंगे, दिस कैन बी रिटन एज अलोंग एपी, ए से पी की तरफ फील्ड बन रही है वाली। अब इसकी बारी आती है कि ये कितनी फील्ड बनाएगा। अच्छा ये है मैग्नीट्यूड, ये है डायरेक्शन, इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अब इससे अगर मैं फील्ड निकालूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा से फील्ड निकाल के दिखाऊं आपको, क्योंकि चार्ज भी कैसे है सेम और डिस्टेंस भी कैसा है सेम, तो फील्ड भी कैसी बनेगी सेम। बस फर्क इतना होगा कि नेगेटिव चार्ज के केस में फील्ड बनती है चार्ज की तरफ, इसका मतलब ये हुआ इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो इस डायरेक्शन में ही बनेगी। मैंने इस वाले फील्ड को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, E माइनस क्यू से, और अब की बार मैं E माइनस क्यू निकाल नहीं रहा, सीधा ही लिख देता हूं कि E माइनस क्यू की वैल्यू भी इतनी ही आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में आ जाएगा ए स्क्वायर एज इट इज। और अब की बार जो बस फील्ड बनेगी वो अलोंग पी से कहां तक बनेगी, बी तक, तो आप यहां पर लिख सकते हैं दैट इज अलोंग पी। दोनों की अलग अलग फील्ड पता चल गई। अब भाई ये दोनों की दोनों जो फील्ड है वो ना तो सेम डायरेक्शन में ना अपोजिट डायरेक्शन में कि मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं। अब आप लोगों को इनको जोड़ने के लिए वेक्टर के मेथड को यूज करना पड़ेगा, या तो ट्राइंगल लॉ लगाओ या पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, या फिर आप इन दोनों का इस्तेमाल मत करो, एक सिंपल सा कंपोनेंट रिजॉल्व करके भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा, ध्यान देना और ढंग से देखना। यहां से हमें ना एक जरूरी बात ये पता चल रही है क्या, कि यहां पर ना हम देख रहे हैं कि वेयर इस जगह पर, वेयर इस जगह पर जो E प्लस का चार्ज है और E माइनस क्यू चार्ज है, दोनों से बनने वाली फील्ड एग्जैक्टली कैसी है, सेम, बस क्या अलग अलग है, इनकी डायरेक्शन, इनका मैग्नीट्यूड एकदम सेम है। अब मैंने क्या किया, मान लीजिए अगर ये वाला एंगल थीटा बन रहा है तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, थीटा। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे ना ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी है, बराबर, बराबर साइडों के सामने वाले एंगल्स भी हमेशा बराबर बनते हैं। मैंने यहां पर से ना एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से। आपको ये चीज पता है कि आप अगर इसे देखेंगे तो ये Z वाला एंगल बन रहा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, थीटा। कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, भाई ये एक सीधी लाइन है, ये वाली लाइन भी पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन कट करती है तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा कैसा बनता है, बिल्कुल सेम बनता है, ये सभी लोगों को पता है। ठीक है, अब सुनिएगा जरा ध्यान से, देखिए अब इसके आगे की बात। अब यहाँ के बाद से अगर हम स्टार्ट करें नेक्स्ट, तो आप इस वाले कंपोनेंट को आप तोड़ना शुरू कीजिए। किस तरह से तोड़ेंगे, देखिए जरा ध्यान से, जैसे ही आप इसे तोड़ेंगे ना तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर टूटेगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन। तो मान लीजिए अगर इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आप तोड़ते हैं तो ये वाला कंपोनेंट टूटेगा, आवाज नहीं आ रही सर। नो सर, साफ नहीं आ रही, अटक रही है सर। बिल्कुल खत्म। नो सर, साफ नहीं आ रही। नो सर। नहीं सर, पहले जैसे नहीं आ रही, अजीब सी हो रही है। अब एक बार देखिए जरा। हाँ सर, अब आ रही है साफ। ठीक है ठीक है। अच्छा इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर मैं इसको रिपीट कर दूंगा अगर आवाज समझदारी चली गई है तो। ठीक है कोई नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ। ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऊपर वाली, इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इस तरफ जो कंपोनेंट टूटेगा दैट इज E प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसमें ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट टूटेगा इस तरीके से, ये वाला जो कंपोनेंट टूटेगा दिस इज अगेन E प्लस क्यू, और यहाँ पर क्या टूटेगा दैट इज साइन थीटा। सभी को पता है दो कंपोनेंट टूटते हैं, ये ऊपर वाला कंपोनेंट नजर आ जाएगा सभी को, मैं इसे यहाँ पर ठीक से लिख देता हूँ। ये वाला जो कंपोनेंट टूटेगा दैट इज E प्लस क्यू एंड दिस इज साइन ऑफ थीटा। एक कंपोनेंट ये रहा और दूसरा कंपोनेंट ये रहा ऊपर की तरफ।
ऐसे ही इसका एक कंपोनेंट इस तरफ टूटेगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ जो कंपोनेंट टूटेगा दैट इज E माइनस क्यू कॉस थीटा, और ये वाला जो टूटा है ये वाला कौन सा था, दैट इज E प्लस क्यू इंटू में कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट नीचे भी टूटेगा, वो वाला कंपोनेंट जो इसमें बन रहा है वो बनेगा E माइनस क्यू एंड दैट इज साइन थीटा। इनके दो कंपोनेंट्स टूट गए। अब आप जानते हैं E प्लस क्यू और E माइनस क्यू बराबर है, इसका मतलब है E प्लस क्यू साइन थीटा, E माइनस क्यू साइन थीटा, ये दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इनसे निकल जाएगी। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। इसका मतलब आप चाहे तो लिख सकते हैं रिजल्टेंट, या फिर नेट फील्ड अगर आपको निकालनी है तो बस आप नेट फील्ड मान लीजिए E को, और दोनों फील्ड को आपस में ऐड कर दीजिए, E प्लस क्यू कॉस थीटा, और प्लस में आ जाएगा E माइनस क्यू इंटू में कॉस ऑफ थीटा। हम इन्हें आपस में ऐड करते देखते हैं। अच्छा, क्योंकि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों ही एक दूसरे के बराबर है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस E माइनस क्यू की जगह पर E प्लस क्यू लिख देता हूँ। अब ये भी E प्लस क्यू कॉस थीटा, ये भी E प्लस क्यू कॉस थीटा, दोनों ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ E प्लस क्यू इंटू में कॉस थीटा। इसका मतलब हमें बस इसे सिंप्लीफाई करना है, रिजल्ट हमें मिल जाएगा। अब मैंने क्या किया, 2 की जगह 2, E प्लस क्यू कॉस थीटा की वैल्यू ये रही आप लोगों के सामने, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसे लिख दिया r स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा a स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। और cos थीटा की जगह पर, यहाँ पर cos थीटा है तो इस cos थीटा की जगह पर cos थीटा की वैल्यू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे निकाल रहा हूं cos थीटा की वैल्यू। ये जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है ना, इसमें से मैं cos थीटा निकालूंगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है a और हाइपोटेन्यूज कितना है 6, तो मैंने इस चीज को यहाँ पर लिख दिया, तो ये आपके पास आ गया a अपॉन में अंडर रूट ऑफ दिस इज r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एज इट इज, तो ये मेरे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब आप इसे अगर लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, ये वाला 2 है तो ये रहा q, इस 2 को a से मल्टीप्लाई कर दिया तो q इंटू में 2a, और अपॉन में ये दोनों चीजें सेम है, याद रखिएगा रूट का मतलब पावर कितनी होती है, हाफ, और हाफ पावर और इसकी 1 पावर जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। इस तरीके से आपके पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल करके आ गई। लेकिन इसके अंदर बस हम एक काम और कर सकते हैं, इस q इंटू 2a को p लिख सकते हैं, तो आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू p अपॉन में r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, सॉरी इसकी पूरे की पावर क्या आ जाएगी 3/2, तो ये मेरे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन देखी जाए तो अलोंग P से इस तरफ है, तो मैं इस पॉइंट को क्या नाम देता हूं x, और अगर मैं चाहूं तो इसकी डायरेक्शन को ऐसे लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज अलोंग px, मतलब इसकी डायरेक्शन P से कहां की तरफ होगी, x की तरफ। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कर रहा हूं, E की जगह पर E रहने दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहने दीजिए, P की जगह पर P अपॉन में r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर एज इट इज, और इसकी पावर क्या हो गई 3/2। समझिएगा ध्यान से, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो P से x की तरफ है इस डायरेक्शन में, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब दोनों की डायरेक्शन ना एक दूसरे से बिल्कुल कैसी है, एकदम अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर ये बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होती तो एज इट इज रहने देते, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के एकदम कैसी है, बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज कर लिया, एक नेगेटिव साइन। और यहाँ पर आप इसे चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू P, नहीं इज पैरेलल टू माइनस P। माइनस P का मतलब है P के उल्टी डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, पैरेलल है। इसका मतलब ये होगा कि एक्सियल पॉइंट के ऊपर फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होती है, मगर इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर जो फील्ड की डायरेक्शन होती है ना, वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के बिल्कुल कैसी होती है, एकदम अपोजिट। तो अगर कोई ये पूछे कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में कितना एंगल बनता है, तो आप बोलोगे 0 डिग्री, और अगर इस केस में पूछे कितना एंगल बनता है तो आप बोलेंगे 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब सुनते जाइए यहाँ पर एक छोटी सी बात, फिर हम ये टॉपिक खत्म करते हैं, बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वही सेम चीज कि अगर आपका पॉइंट से बहुत दूर लाई करे, यह आपका डाइपोल बहुत ही ज्यादा स्मॉल, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट डाइपोल,
तो इसका मतलब पॉइंट पी बहुत दूर हो, या फिर यूं बोल दीजिए फॉर ए शॉर्ट डाइपोल। अगर एक डाइपोल बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है तो शॉर्ट डाइपोल के लिए आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है, किसके, किससे, ए से। और अगर आर की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा बड़ी है तो आप आर के कंपैरिजन में ए को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। और अगर आप इसे नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपके ई की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो कितनी होगी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी अपॉन में आपके पास हो जाएगा आर स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2, क्योंकि ए स्क्वायर को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है। अब यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आप इसे नोट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज माइनस पी एज इट इज, और R के ऊपर क्यूब बचेगा तो ये आपके पास क्या आ गया, R क्यूब। इसका मतलब ये हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन पर बनने वाली फील्ड निकल करके आ गई। और इसके अंदर भी आपको एक बात नजर आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, मतलब उसमें भी हमने यही ऑब्जर्व किया था और इसके अंदर भी हमने इसी बात को ऑब्जर्व किया। तो ये आपके पास पूरी की पूरी डेरिवेशन खत्म हो गई। हमने एक्सियल लाइन पे भी फील्ड निकाल दी, इक्वेटोरियल पे भी निकाल दी। अच्छा, जरा इस वाली फील्ड को पुरानी वाली फील्ड से अगर कंपेयर करेंगे, ये लिखी हुई है, तो आप एक बार कंपेयर करके देखेंगे ना, तो इस वाली फील्ड का फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। बस फर्क इतना है कि पहले वाली फील्ड में यहाँ पर 2 आ रहा है 2p, और इस वाली फील्ड में यहाँ पर कितना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ p। हम इसके बारे में अगली क्लास में ढंग से डिस्कस करेंगे। मैं इसे फिर से ये वाली चीजों को कंपेयर करके बताऊंगा कि कहाँ फील्ड ज्यादा बनती है और कितनी ज्यादा बनती है इसके बारे में। फिलहाल के लिए आज की क्लास में जो मुझे बताना था वो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स में अभी थोड़ी देर में ही अपलोड कर दूंगा। और अब कल संडे है तो भाई कल आपकी क्लास नहीं होगी। अब परसों मंडे को शाम को 5 बजे ही क्लास होगी, और परसों हम इसके आगे के टॉपिक्स करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर लगता है आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो अभी के लिए फिर इतना रहने देते हैं। बाकी फिर हम परसों मंडे वाले दिन फिर 5 बजे क्लास लूंगा मैं आप लोगों की, ठीक है। और ये इतना ना पढ़ के जरूर आइएगा, ठीक है। और मैंने शीट्स में लिख दिया सारा कुछ, अभी नोट्स में आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूंगा, उसे पढ़ जरूर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और इसके आगे के टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अच्छा, कुछ बच्चे 11th की क्लास के लिए पूछ रहे थे, भाई 11th की क्लास के लिए मैं 1-2 दिन में ना आप लोगों को बता दूंगा, अनाउंसमेंट कर दूंगा। जिसको भी 11th पढ़नी है, मैं 11th की फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों ही बैचेस शुरू करने वाला हूं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, बाय। किसी को कुछ पूछना तो बोल दीजिए, वरना कैंसिल करते हैं फिर।